अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 3। मीन कि ये जो चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ा है, ये आगे 10 उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पिछली जो वीडियोज़ हैं, पिछली 2 जो हमारे पास 1 और 2 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के जो चैप्टर्स थे, उसमें हमने रीड किया है 5 C's को हमने रीड किया है। और आज हम इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 3 में हम इसके जो बाकी के C's हैं उनको रीड करेंगे। तो इसमें 2 हैं जो हमारे पास हैं, जो हमने बहुत ज़्यादा तफसील से जिस पे बात करनी है, वो है क्लैरिटी और दूसरी है हमारे पास कर्टेसी। तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे रीड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लैरिटी से। क्लैरिटी यानी कि आपके जो सेंटेंस हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए। और इसको हमने प्रीवियस आई थिंक लेसन नंबर 6 था, उसमें भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो इतने क्लियर हों कि जो आपका रीडर है उसको वो ईज़िली समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, उसे कोई इशू ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना आए, और मीन कि उसको उसका मतलब समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। तो उसके लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रिसाइज़ मीन के जो आपके जो बिल्कुल क्लियर वाज़िया वर्ड्स हों, ऐसे वर्ड्स जो ईज़ी हों, वो इस्तेमाल करें। प्रिसाइज़ यानी कि उसमें कोई गलती ना हो, एक्यूरेट सेंटेंसेस हों। तो उसके बाद जाके आपका एक क्लियर इमेज बनेगा आपके सेंटेंस का। गोल्डन रूल ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, तो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल ये है कि आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें कोई आसान मीन के वर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे की जगह आप इनवॉइस वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो रीडर है उसको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिमोरेशन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ईज़िली समझ आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप पेमेंट की जगह इनवॉइस यूज़ करेंगे, तो आपका रीडर इसको आसानी से समझ लेगा। इसी तरह से आपने अनफेमिलियर वर्ड्स को निकाल देना है, उनकी जगह आपने फेमिलियर वर्ड्स को ऐड करना है। जैसे असिस्ट वैल्यूएशन एक अनफेमिलियर वर्ड है, जबकि प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इसकी जगह लोग समझ आते हैं कि ये फेमिलियर वर्ड है। उसके लिए आपको लैंग्वेज सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड फेमिलियर है, कौन सा वर्ड अनफेमिलियर है। तो इसमें आपको पेपर में क्लैरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे ईमेल, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं लिखेंगे, हम इसे ईमेल लिखेंगे। जैसे इन माय ओपिनियन, इसमें अगर हम IMO ईमो लिखेंगे तो सबको पता चल जाएगा। FAQ लिखेंगे, सबको पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो अनफेमिलियर हैं। तो इस तरह से क्लैरिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस किस तरह से हम इफ़ेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्लैरिटी लाने के लिए इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है लेंथ, कि उसकी लेंथ क्या होगी, यूनिटी, कोहेरेंस, एम्फसाइज़। लेंथ जो है वो 17 से 20 वर्ड्स होने चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा लंबे सेंटेंस है तो आप एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड कर लें, मिलके कट कर दें या चॉप कर दें। यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि आपका जितना सेंटेंस है उसमें एक ही मेन आइडिया होना चाहिए। आपने जो पूरा सेंटेंस लिखा है उसमें आपने एक ही मेन आइडिया अपना देना है। ये नहीं कि आई लाइक सुहेल एंड आईफल टावर्स इन पेरिस, मुझे सुहेल अच्छा लगता है और आईफल टावर पेरिस में, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है और कोहेरेंस नहीं है, मतलब ये गलत है। आपके जुमले में यूनिटी होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए कि उससे एक सेंस बने। कोहेरेंस क्या है? इन कोहेरेंस यानी कि यूनिटी को हम कोहेरेंस समझ लेते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस हैं उनको इस तरह से अरेंज करना होता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है कि मुकम्मल तौर पर हमें समझ आ जाए, आपको समझ आएगी उस पर बात क्या हो रही है। तो कोहेरेंस और यूनिटी आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो अनक्लियर हैं, और फिर उसके बाद क्लियर सेंटेंस देखते हैं। अनक्लियर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस। बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर, एक अच्छा वकील होने की वजह से आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, इसमें ये आएगा कि एक अच्छा वकील होने के नाते आप हमारी ज़रूर मदद करें, ये सेंटेंस बनता है। इसमें आ जाएगा कि बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस। तो ये क्लियर हमारे पास सेंटेंस है। तो बाकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको मज़ीद रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एम्फेसिस की। एम्फेसिस का क्या मतलब है? यानी कि द क्वालिटी दैट गिव्स फोर्स टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स।
कुछ पैराग्राफ्स, कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, हम एम्फेसिस के ज़रिए उन बातों पर ज़ोर डाल सकते हैं, उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, उन्हें उन पे स्ट्रेस डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस जो लिटिल एम्फेसिस वाले लिखे जाते हैं। द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच्ड द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एज इट अप्रोच्ड द स्पीड ऑफ साउंड द एयरप्लेन बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसमें हमें जो माइंड में चीज़ रखनी है वो ये रखनी है कि स्ट्रक्चर, कि जो हमारा करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये हमारा एम्फेसाइज है टेंस। ठीक है, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे चेक लिस्ट है जिसमें है कि चूज़ एज अ प्रिसाइज और एज अ कंक्रीट अ वर्ड एज अ पॉसिबल, कि आप प्रिसाइज वर्ड्स का इस्तेमाल करें। सेंस जो है वो आप रीडर के साथ आपका टैली होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि 17 to 20 वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा लंबा हो तो तोड़ दें उसको। यूनिटी होनी चाहिए, अरेंज करें वर्ड्स को एक क्लियर आइडिया की फॉर्म में। और सातवां जो हमारे पास ये है वो है कि कर्टिसी। कर्टिसी का मतलब क्या है? कर्टिसी का मतलब होता है कि पोलाइटनेस, ओनली पोलाइटनेस नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आपका एटीट्यूड क्या है, योर एटीट्यूड मीन कि आपका एटीट्यूड है क्या, वो इसमें उसे हम कर्टिसी में इंक्लूड करते हैं कि यानी आजिज़ी। कि कॉमनली हम कहते हैं ना कि प्लीज़, थैंक यू, ये जो बहुत ही पोलाइट सेंटेंसेस होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि यू एटीट्यूड आपका नेगेटिव ही हो, तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है किसी वर्ड को तो हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस या फिर कर्टसी के मीनिंग्स में ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। कुछ सजेशंस हैं यहाँ पर। पहली ये है कि अपने सेंटेंस को लिखते वक्त आप टैक्टफुल रहें, थॉटफुल रहें और ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करें जो रिस्पेक्ट को शो करें। तो यहाँ इनको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिशिएटिव। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप ये बोल देंगे स्टूपिड लेटर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कितना फजूल लेटर है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, कि यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे यही समझ आ रहा है। तो अब आपने कैसे बात को कवर किया? आप टैक्टफुल रहे, थॉटफुल रहे, यानी कि आपने सोच के बोला, और अप्रिशिएट रहे। नेक्स्ट है कि आई री रोट डैट लेटर 3 times, द पॉइंट वॉज क्लियर, कि मैंने ये खत लिख तो दिया 3 बार, मेरा पॉइंट क्लियर है। यानी कि मैंने ये खत आपको 3 बार लिख जो दिया है तो मेरा पॉइंट क्लियर है, मैंने इसे बार बार नहीं लिखना। तो ये कितना ब्लंट मेथड है। तो जबकि टकफुल आप क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी द पॉइंट वॉज नॉट क्लियर, हेयर इज़ अनदर वर्जन, यानी सॉरी मैं पहले आपको पॉइंट क्लियर नहीं कर सका, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, एक नया वर्जन भेज देता हूँ। तो इसमें कितनी कर्टिसी है, कितनी आजिज़ी के साथ इसमें बात हुई है। कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है इस तरह से। कर्टिसी का दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि थॉटफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। थॉटफुल रहें, गुडविल रखें अपने पास, अप्रिशिएट करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, जो आपका कस्टमर है, जो अगला बंदा है, उसको अपने से ऊपर रखें थोड़ा सा। यूज़ एक्सप्रेशंस डेट शो रिस्पेक्ट, ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करें जो रिस्पेक्ट शो करें। ऐसा ना हो कि आप इरिटेटिंग एक्सप्रेशन यूज़ करें या क्वेश्चनेबल ह्यूमर हो। इरिटेटिंग यानी कि आई डू नॉट एग्री विद यू, इफ़ यू केयर, आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज़, ये वो इस तरह के। तो ये जो है ये इन चीज़ों को आपने निकाल देना है। क्वेश्चंस भी नहीं इस तरह से आपने, क्वेश्चनेबल ह्यूमर भी नहीं रखना आपने, कि आप के ऑर्डर की मीनिंग्स में ना आ जाए वो चीज़। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा, इन्हें नोट कर लें कि चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करने आपने। जैसे 60th टर्म होती है मैन, आपने ये वर्ड नहीं बोलने, यानी आपने 60 मैन नहीं बोलना, आप चेयर पर्सन बोलें। जैसे चेयरमैन नहीं बोलना आपने, चेयर पर्सन बोलें आप। इसी तरह फ्रेश मैन नहीं बोलना आपने, आप इसकी जगह एंटरटेनिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बोलें। ऐसा वर्ड बोलें जो मर्द और औरत को वाज़ह एक ही वर्ड यूज़ होता हो। आप उसमें वाज़ह ना करें, क्लियर ना करें कि आप औरत को पॉइंट आउट कर रहे हैं या मर्द को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये सिंगुलर प्रोनाउंस, इंग्लिश लैक्स एंड न्यूटर प्रोनाउन सिग्निफाइंग ही और शी। इंग्लिश में सिंगुलर प्रोनाउन है ही नहीं जो ही और शी के लिए आता हो। तो हम लड़कों के लिए ही बोलते हैं, लड़कियों के लिए शी बोलते हैं। तो फिर क्या करें, इस केस में क्या करना चाहिए? तो इसमें कोई कंडीशन, तो वो कह रहे हैं कि इस केस में आप दे इस्तेमाल करें, देन देयर का इस्तेमाल करें। बेशक वो प्लूरल है, लेकिन इस केस में अगर आ जाते हैं तो ग्रामेटिकली हम उनको सिंगुलर ही इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे एवरीवन रिटर्न टू देयर सीट्स, somebody left their umbrella in the office।
इस केस में आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आ रही होगी। और मिसाल के तौर पर पैरेलल फॉर्म में आप इसे लेंगे, पैरेलल लेंगे, जैसा कि अनडिज़ायरेबल में है मुदस्सिर अली एंड सोनिया। तो मिसेस अली एंड मुदस्सिर ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है, मीन कि ये डिज़ायरेबल है लेकिन ये ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम मुदस्सिर एंड सोनिया अली लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर उसमें हमने मिसेस अली को ऊपर कर दिया। जो मोर डिज़ायरेबल है वो ये है कि मिसेस अली एंड मिस्टर अली, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सोनिया वो डिज़र्व करती है। तो यहाँ पर हम मुदस्सिर अली, जो सोनिया का पूरा नाम है, वो बताएंगे। चेक लिस्ट में क्या है कि बी केयरफुल इन यूजिंग डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, दस बीइंग अवेयर ऑफ जेंडर, रेस, एज, कलर, क्रीड और एथनिक ओरिजिन्स। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लिखें, ऐसा ना हो कि आपको कोई ना कोई इनकार मिले। आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।